और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है माफिया पर योगी स्ट्राइक। बिहार में बाहुबली आपस में भिड़ गए और बाहुबलियों में गोली चल गई है। अनंत सिंह पर आरोप लगा है कि अनंत सिंह ने दुलार चंद की हत्या करवाई है। एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अनंत सिंह सूरज भान पर आरोप लगा रहे हैं कि यह शामिल है। लेकिन इस बीच देखिए योगी आदित्यनाथ, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई और योगी आदित्यनाथ बाहुबलियों के ही गढ़ में थे। देखिए योगी जहां थे वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक बाहुबली की हत्या हुई। बाहुबली की गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद इस पर गाड़ी चढ़ा दी गई और मौत हो गई दुलार चंद की। अनंत सिंह पर आरोप लगा है, अनंत सिंह भी बाहुबली है। यह दुलार चंद की तस्वीर आप देख रहे हैं और यह दुलार चंद जिनकी हत्या की गई है। अगली तस्वीर देखिए जरा, दुलार चंद की गाड़ी का हाल देखिए। गाड़ी पर पत्थरबाजी भी हुई, गोलियां भी चली है, गाड़ी के शीशे चकनाचूर आपको नजर आ रहे हैं। ये गाड़ियों पर हमला हुआ और दो बाहुबली आमने सामने है। दावा किया जा रहा है एक बाहुबली ने दूसरे बाहुबली पर गोली चलवाई। गाड़ी का हाल देख रहे हैं और पत्थर देखिए, गाड़ी के अंदर पत्थर पड़ा हुआ है। जो शख्स बता रहा है इतने बड़े बड़े पत्थर भी चले। और बाहुबलियों में जब फायरिंग हो रही हो, गोली चल रही हो, तो आपको सुनाऊं, सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं माफियाओं और बाहुबलियों का उन्होंने क्या किया। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। एनडीए ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब देखिए जरा बाहुबली की हत्या हुई कैसे। बाहुबली की यह तस्वीर देखिए, काफिला जा रहा था, पत्थरबाजी शुरू हो गई। आरोप लगा दूसरे बाहुबली के समर्थकों ने पत्थर चलाए हैं। गाड़ियों का काफिला जा रहा है, प्रचार कर रहे थे। एक बाहुबली खुद मैदान में थे और दूसरे बाहुबली दूसरे को चुनाव लड़वा रहे थे और खुद बाहुबली के पत्थर चलाते भी तस्वीरें आई। ये देख रहे हैं जो जिनकी हत्या हुई है उनकी तस्वीर। दुलार चंद के हाथ में पत्थर है, वो भी पत्थर फेंक रहे हैं। अंतिम यात्रा निकल रही थी तो दूसरे बाहुबली के मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। अनंत सिंह को फांसी दो, अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह को फांसी दो, अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन है, अनंत सिंह को फांसी दो। उसके बाद अनंत सिंह के अंतिम संस्कार के लिए उनकी अंतिम यात्रा निकली है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ वक्त पहले की।
यहां से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर मौजूद थे योगी आदित्यनाथ। योगी भोजपुर में थे और बाहुबलियों और माफियाओं पर गरज रहे थे। बंदे 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 भारत माता की। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। बिहार में दो बाहुबलियों की जंग की फिर शुरुआत हो गई है। मोकामा में एक बाहुबली की हत्या पर दो बाहुबली आमने सामने हैं। कल हुई हिंसा के बाद आज फिर कई मौकों पर जमकर पत्थर चले। बिहार की रैली में योगी ने माफियाओं को वार्निंग दी है। माफियाओं का जैसा हाल उत्तर प्रदेश में हुआ, एनडीए सरकार में बिहार में भी वैसा ही हाल होगा। रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। अब आइए आपको बिहार के बाहुबलियों की जंग की तस्वीर दिखाऊं, कैसे बाहुबली आमने सामने आ गए और सच क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये है अनंत सिंह जो नीतीश कुमार की पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह पर ही आरोप है दुलार चंद की हत्या का कि इनके समर्थकों ने हत्या की है। दुलार चंद प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। ये दुलार चंद लालू यादव के भी करीबी रहे। अब आरोप किस पे लग रहा है? अनंत सिंह आरोप लगा रहे हैं आरजेडी के सूरज भान, इनकी पत्नी भी वहीं से चुनाव लड़ रही है, इनके ऊपर। अब देखिए कहानी क्या है। मोकामा में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर एफआईआर हुई। दुलार चंद यादव मर्डर केस में 5 लोगों के खिलाफ केस हुआ। दुलार चंद के पोते के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपियों में अनंत सिंह के 2 भतीजों का नाम शामिल है। दुलार चंद के परिवार का आरोप यह है कि अनंत सिंह के लोगों ने गोली मारी। गोली मारने के बाद दुलार चंद पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। अनंत सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है। अनंत का दावा है प्रचार से लौटने के बाद वो आगे निकल गए थे। उनके काफिले की कुछ गाड़ियों को प्रशांत किशोर समर्थकों ने घेरा। प्रशांत किशोर समर्थकों पर पत्थर से हमला करने का आरोप लगाया। अनंत सिंह ने इसे सूरज भान सिंह की साजिश भी बताया है। यानी अनंत सिंह कह रहे हैं वो जो उधर खड़े हैं सूरज भान, इनकी साजिश है। अनंत सिंह का दावा है कि झगड़े की शुरुआत दुलार चंद की तरफ से की गई। दुलार चंद इस चुनाव में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे और कुछ दिनों से दुलार चंद अनंत सिंह को लेकर हमलावर थे। अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ भी इन्होंने बयान दिया। दावा है इससे अनंत सिंह और उनके समर्थक नाराज थे। वहीं सूरज भान ने पूरे मामले की जांच की मांग की। सूरज भान कह रहे हैं चुनाव आयोग पर सुरक्षा न देने को लेकर सवाल उठाए। अनंत सिंह के आरोपों पर सूरज भान ने सीधा जवाब नहीं दिया। अनंत सिंह की तरफ से भी पुलिस में शिकायत की गई है। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के खिलाफ शिकायत। पीयूष के साथ 5 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। दुलार चंद की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस की कई टीमें लगातार कैंप कर रही हैं। यह है हकीकत। अब सुनिए जरा 2 बाहुबली जो कटघरे में है, अनंत सिंह और सूरज भान, वो क्या कह रहे हैं। पंजाब उलंगनी में पहन लेता, रेलवे में कुछ रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में कैसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो इस मार्केट में दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं, उनको निर्णय लेना चाहिए। अब देखिए जरा बिहार में बाहुबलियों की ताकत और लड़ाई कैसी है। तस्वीरें देखिए जरा। ये अनंत सिंह को आप देख रहे हैं, जेल भी रहे हैं। अनंत सिंह ने जेल काटी है। ये अलग अलग तरह की अनंत सिंह की तस्वीरें हैं। मोकामा से आते हैं अनंत सिंह और उनका जलवा अलग रहा है उनके अपने क्षेत्र में। अनंत सिंह उसी मोकामा से आते थे दुलार चंद, जिनकी हत्या कर दी गई। ये भी बाहुबली नेता।
बिहार के बाहुबलियों की तस्वीर है और एक और बाहुबली जिन पर आरोप लगा है हत्या का अनंत सिंह के अलावा, वो है सूरज भान। सूरज भान आरजेडी से जुड़े, उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट से ही यहीं से चुनाव लड़ रही हैं। तो सवाल यह है, मोकामा का असली बाहुबली कौन है? लड़ाई इसी की है। देखिए कौन कौन से बाहुबली हैं। सबसे पहले अनंत सिंह। अनंत सिंह की राजनीति 2005 में जेडीयू से शुरू हुई। जेडीयू टिकट पर 2005 और 2010 में चुनाव लड़े, जीते। 2015 में निर्दलीय और 2020 में आरजेडी के टिकट पर विधायक बने। 2022 में हथियार बरामदगी के मामले में दोषी ठहराए गए। 2005 से मोकामा में अनंत सिंह का बोलबाला। अनंत सिंह के खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाई की दिन दहाड़े हत्या के बाद अपराध की दुनिया में कूदे हत्यारे नक्सली को अकेले पत्थर के हमले से मार दिया था। इसमें हत्या, अपहरण और हत्या के प्रयास के आरोप शामिल हैं। मोकामा की जनता इन्हें छोटे सरकार के रूप में पहचानती है और अनंत सिंह की छवि वहां रॉबिन हुड की है। अपने इलाके में भूमिहार वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है इनकी। 2007 में एक महिला की हत्या और रेप का आरोप लगा था। अगला नाम है सूरज भान का। सूरज भान बिहार के बाहुबली नेताओं में शामिल है। सूरज भान ने अपराध से राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। 2000 में निर्दलीय विधायक बने सूरज भान। जो सबसे कॉर्नर पे है वो सूरज भान है। सूरज भान ने अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराया था। इनके भाई को हराया था सूरज भान ने। अनंत सिंह के भाई तब मंत्री हुआ करते थे। निर्दलीय उम्मीदवार ने मंत्री को हराकर चौंका दिया। सूरज भान सिंह तब 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज। यहीं से मोकामा बनाम बाहुबली की लड़ाई मोकामा में शुरू हुई। 2004 में एलजेपी के टिकट पर सांसद बने सूरज भान। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सूरज भान को सजा हुई। 2014 में वो इस मामले में बरी हुए, लेकिन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के चलते अब अपनी पत्नी को उतार दिया है। पत्नी इनकी वीणा देवी 2014 में मुंगेर से सांसद चुनी गई, अब मोकामा से आरजेडी की उम्मीदवार है। और अब बात दुलार चंद की, जिनकी हत्या हुई। मोकामा के टाल क्षेत्र के दबंग और बाहुबली रहे। पूरे इलाके में दुलार चंद का बोलबाला रहा। दुलार चंद हत्या के प्रयास, अपहरण के मामले इनके ऊपर रहे। रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हुए। 1991 में कांग्रेस नेता सीताराम सिंह मर्डर केस में भी नाम आया। लालू राज में दुलार चंद यादव का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने मोकामा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दुलार चंद कभी विधायक नहीं बन सके। यही टीज इनके अंदर। वो यादव मुस्लिम वोटरों के सहारे चुनाव लड़ते थे, लेकिन इतना वोट इस सीट पर जीत के लिए काफी नहीं था। और जितने आपराधिक मामले बाहुबलियों पर होते हैं, इनके लिए ये मेडल और तमगे जैसे होते हैं। सुनिए बाहुबली की हत्या के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है पूरे तरीके से नींद से सोया हुआ है। उसी सरकार को बदलने के लिए यहाँ पब्लिक इकट्ठा है। सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? आप देख ही रहे होंगे कि आपकी जो सरकार है नीतीश कुमार जी, उनका क्या स्थिति हो गया है। देखिए, महागठबंधन का काम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की नीतियों, हम लोगों को घेरने का, व्यक्तिगत प्रहार करने का, सिर्फ इसी उद्देश्य से रह गया। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है, गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना, ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। मजिस्ट्रेट का जांच हो, ऑन कैमरा रहे, उसमें जांच हो, और हम लोग अदालत से मांग करते हैं और चुनाव आयोग से। चुनाव चल रहा है, आचार संहिता है, चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस पर जो होगा आप इसका जांच। मोकामा में किस तरह से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा किस तरह से हमारे दुलार चंद यादव जी की हत्या की गई है, गोली मारी गई है, गाड़ी से उनके ऊपर चढ़ाई गई है। तो लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लालू जी और राबड़ी देवी है ना। अभी तक समझ में नहीं आता है भाजपा एनडीए वाले को। आज हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और अगर हम
उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो लोग तो कहेंगे कि 15 साल पहले जंगल राज था, अभी तो मंगल राज है। ये सारी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देख रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है बाहुबलियों के दरमियान। योगी आज बिहार में 2-2 रैलियां कर रहे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तस्वीर सिवान की है, दूसरी भोजपुर की है। सिवान शहाबुद्दीन, बाहुबली शहाबुद्दीन का क्षेत्र है, वो बाहुबली शहाबुद्दीन पर भी जमकर बरस रहे हैं। अब देखिए जरा, योगी बिहार में थे, 3 रैलियों को योगी ने संबोधित किया है। योगी की पहली रैली बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में, 3 दिन में योगी की सिवान में दूसरी रैली हो गई है। योगी ने यहां मंगल पांडे के लिए वोट मांगे। योगी ने एक बार फिर शहाबुद्दीन के बेटे पर हमला किया। परसों में रघुनाथपुर इसलिए आया था, योगी ने कहा, क्योंकि वहां एक खानदानी माफिया फिर से कब्जा करना चाहता है। बिहार में माफिया सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। योगी ने वोटरों से कहा इससे बिहार को बचाना होगा। योगी ने कहा यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है, वहां हमने बुलडोजर से रौंद कर माफियाओं का कचूमर निकाल दिया है। दंगा भड़काने की कोशिश करने वालों को हमने जेल में डाला, उसकी संपत्ति जब्त करके गरीबों के लिए घर बनवा दिए। साथ ही योगी ने जंगल राज को लेकर लालू तेजस्वी को घेरा है। आइए सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ बिहार से क्या वार्निंग दे रहे हैं। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले कि उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत ये मोकामा के बाहुबलियों की स्टोरी आप देख रहे हैं, लेकिन मोकामा में आखिर बाहुबलियों के साथ साथ जातीय समीकरण क्या है, क्योंकि यही बड़ा रोल प्ले करते हैं बाहुबली बनाने में भी। देखिए जरा अनंत सिंह और दुलार चंद। देखिए भूमिहार मोकामा में 30% है, यादव 20%, अति पिछड़ा 20 से 25%, दलित 16 से 17% और मुसलमान 5%। अब आप सियासत में जो कॉम्बिनेशन है चुनाव जीत हार के, वो इससे समझ सकते हैं। मोकामा सीट पर भूमिहारों का वर्चस्व है, यहां भूमिहारों की आबादी 30% से ज्यादा है। इन सीटों पर यादवों की संख्या 20% है। दुलार चंद यादव थे, सियासी रूप से यहां भूमिहारों का वर्चस्व रहा। इस सीट पर चुनावी टक्कर भूमिहारों के बीच ही होती है। इस बार भी अनंत सिंह और सूरज भान की पत्नी चुनाव मैदान में है। दोनों ही भूमिहार समुदाय आमने सामने है। कुर्मी, कोयरी जैसी अति पिछड़ी जातियां 20 से 25% है। इसके साथ ही इस सीट पर दलित 16 से 17% है। मोकामा में मुस्लिम वोटर 5% से कुछ ज्यादा है। अब देखिए अब तक जो मोकामा में चुनाव हुए उसका रिपोर्ट कार्ड देखिए। अनंत सिंह ने 35,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता 2020 में, तब जेल में रहते हुए अनंत सिंह ने जीत हासिल कर ली थी। 2022 में अनंत सिंह को सजा होने से उनकी विधायकी चली गई। 22 में फिर हुआ उपचुनाव, उनकी पत्नी नीलम देवी यहां से चुनाव जीती। वो 16,000 से ज्यादा वोटों से मोकामा से चुनाव जीती थी। यह है मोकामा का रिपोर्ट कार्ड। आइए अब आपको सुनवाता हूं। हमने बिहार के लोगों से पूछा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो सही इलाज करते हैं माफियाओं और बाहुबलियों का, क्या बिहार में भी योगी वाले इलाज की जरूरत है? सुनिए क्या कह रहे हैं बिहार के लोग। बिल्कुल आवश्यकता है योगी का जो है बुलडोजर बिहार में चलना चाहिए और उस तरह के जो अपराधी हैं वो बिहार में बिल्कुल खत्म होना चाहिए उत्तर प्रदेश की तरह। योगी मॉडल आज नहीं, आज से 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो भू माफियाओं का आतंक बढ़ती जा रही है, इसमें न सरकार सुन रही न प्रशासन सुन रही है। हाँ, योगी जैसा बुलडोजर बिहार में भी जरूरी है। एकदम बिहार में योगी मॉडल आना चाहिए, माफियाओं पे बुलडोजर चलना ही चाहिए एकदम। यहाँ पे जो है कि चरम सीमा पे है माफियाओं का आतंक। बिहार कानून व्यवस्था से चलती है, हमारा देश ही कानून व्यवस्था से चलता है, यहाँ बुलडोजर की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए भारत का संविधान जुल्म और जालिम के खिलाफ ये इजाजत देती है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो करनी चाहिए। ये सीएम का काम है, सरकार का काम है, इससे किसी को कोई इतराज नहीं है। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिहार में आक्रांता है और बिहार में जो उस टाइप के गलत एलिमेंट्स है, उसके लिए तो योगी का बुलडोजर अति आवश्यक है।
तो आपने देख लिया बिहार में बाहुबलियों पर लोग क्या कह रहे हैं। बिहार चुनाव में शराब का बहुत बोलबाला। वैसे तो बिहार में शराब बंद है, शराब बैन है, लेकिन देखिए शराब पिछले दिनों कहां से निकली है। कैश से ज्यादा बिहार में शराब निकल रही है, शराब पकड़ी जा रही है। देखिए किसी ने टॉयलेट सीट के नीचे शराब छिपा रखी थी। देख रहे हैं बिहार में जितना कैश नहीं मिल रहा उससे ज्यादा शराब मिल रही है। बिहार चुनाव में अब तक ईडी के हाथ खाली हैं। आयकर विभाग ने 2,91,00,000 से अधिक की जब्ती की है। चुनाव के दौरान केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी जारी है। इस दौरान 8,42,00,000 रुपए कैश मिला है। वहीं करीब 8,50,00,000 8.5 लाख लीटर शराब मिली है, यानी 8 लाख लीटर शराब मिली है, जिसकी कीमत 38 करोड़ बताई जा रही है। 38 करोड़ की शराब, मतलब कैश से ज्यादा शराब का बोलबाला है। बिहार में नीतीश सरकार ने शराबबंदी कर रखी है और इसके बावजूद चुनाव के दौरान भारी मात्रा में शराब जब्त हुई। वोटरों को लुभाने के लिए फ्रीबीज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 24 करोड़ के ऐसे फ्रीबीज सामान जब्त किए गए जो लोगों को मुफ्त दिए जा रहे हैं वोट के चक्कर में। 6 से 29 अक्टूबर तक 22 एजेंसियों ने बरामदगी की है। अब तक करीब 100 करोड़ मूल्य की शराब कैश जब्त किए गए हैं। यह है चुनाव से पहले बिहार में जोर आजमाइश। आइए अब आपको बताऊं, आज बड़ा दिन था एनडीए के लिए। इससे पहले महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका था। आज देखिए एनडीए ने घोषणा पत्र जारी किया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, संकल्प पत्र, जिसे जारी करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा सब मौजूद थे। आइए आपको बताऊं, तेजस्वी पहले वादा कर चुके हैं कि सबको सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी क्या वादा कर रही है? बीजेपी दरअसल वादा कर रही है नौकरी का ही, लेकिन 1 करोड़। घोषणा पत्र जारी किया एनडीए ने अपना, और एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का ऐलान किया है 5 साल में। महिलाओं को 2 लाख तक की मदद की घोषणा की गई है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य है। गरीब के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा है। मां जानकी के मंदिर को अगले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। इलाके को सीतापुरम के नाम से विकसित किया जाएगा। बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का वादा है। और बिहार में कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि चलाने की योजना, और इसके तहत 3,000 रुपए देने का वादा किया गया है। महिलाओं, युवाओं, पिछड़ा वर्ग, किसानों सभी का ध्यान रखा गया है। 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू करने की योजना है। दरभंगा, पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्लान है और 50 लाख नए पक्के मकान बनाने की योजना है। हर जिले में फैक्ट्री और औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। यह है बीजेपी एनडीए का घोषणा पत्र। सुनिए इसके बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। पिछड़ा समाज, चाहे वो तांती समाज हो, निषाद समाज हो, ततमा समाज हो, डांगी समाज हो, तो जो अति पिछड़ा समाज है उसके लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को उसमें बैठाकर पूरा रिपोर्ट बनाकर उनका सामाजिक न्याय, आर्थिक रूप से कैसे विकास हो सकता है उसकी चिंता करें। हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही खत्म भी हो गए, यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया गया। नौकरी देना, उद्यमशीलता के लिए स्किल सेंटर बनाना, और विशेष रूप से बड़ी संख्या में जो अति पिछड़े हैं उनके विकास के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उनके विकास का रोड मैप बनाना, इसे कहते हैं विकास। आज का मैनिफेस्टो मजाक है। 26 सेकंड के लिए आए थे नीतीश कुमार जी और नड्डा साहब आए थे। आप बताइए, अगर उनका कमिटमेंट होता, मैनिफेस्टो इतना इम्पोर्टेंट होता। सत्ता में बैठे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है,
आपको बताते हैं भारतीय सेना का दम और पाकिस्तान में आखिर क्यों हकम मचा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे। गुजरात में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के मौके पर केवड़िया में थे। दूसरी तरफ देखिए बॉर्डर पर क्या हो रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तस्वीर, भारतीय सेना की ताकत और शौर्य दिख रहा है। भारतीय सेना लद्दाख बॉर्डर पर अपनी ताकत दिखा रही है और ये बम की गोलों की आवाज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ भारतीय सेना रात के अंधेरे में भी पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर पर मौजूद है और वहां भी अपनी ताकत दिखा रही है। आप देख रहे हैं राजस्थान बीकानेर भारत पाक बॉर्डर की तस्वीर। और भारत पाकिस्तान के तीसरे बॉर्डर पर भी भारतीय सेना की गर्जना साफ सुनाई दे रही है, चाहे वो फाइटर्स हो या भारतीय तोप हो। पर भारत गोले बरसा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा है। यह भारत की शक्ति है, यह भारतीय सेना का दमखम है, जिसे देखकर मुनीर आर्मी कांप उठी है। एक तरफ भारत के फाइटर जेट हवा में उड़ान भर रहे हैं, वहीं सीमा के उस पार शाहबाज की हवाइयां उड़ गई हैं। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। भारत की वायु, थल और जल सेना का शौर्य देख पाक थर थर कांप रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। अब देखिए जरा किस किस मोर्चे पर भारतीय सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। पहली तस्वीर देखिए, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, सरक्रीक गुजरात राजस्थान का जैसलमेर, ये बॉर्डर पर मौजूद है भारतीय सेना। अगली तस्वीर दिखाई, मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं पहला ऑपरेशन सेंटिनल चल रहा है राजस्थान बीकानेर बॉर्डर पर, जो आप नक्शे में देख रहे हैं ये पॉइंट। अगला देखिए, ये मौजूद है यहां पर भारतीय सेना लद्दाख में, यहां से भी पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है। ऑपरेशन अस्त्र शक्ति चल रहा है और ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है। देखिए जरा ये जो ताकत है भारत की, ये पाकिस्तान को देखकर क्यों पसीने आ रहे हैं, उसके पीछे वजह ये पाक सीमा के पास भारत का त्रिशूल युद्ध अभ्यास शुरू हो गया। इसमें भारत की थल, जल और वायु सेना साथ में अभ्यास कर रही है। पाक सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्ध अभ्यास है। इसका दायरा राजस्थान के जैसलमेर से गुजरात के सरक्रीक तक है। 10 नवंबर तक चलने वाले इस ड्रिल में 30,000 जवान तैनात हैं, जो रफाल, ब्रह्मोस, T-90 टैंक की ताकत दिखा रहा है। यह सब देखकर पाकिस्तान खौफ में है, साथ ही चीन भी अलर्ट पर है, क्योंकि चीन बॉर्डर पर भी भारतीय सेना एक्सरसाइज कर रही है। लद्दाख में भारतीय सेना का अस्त्र शक्ति अभ्यास चल रहा है। नॉर्दर्न आर्मी कमांड इसके जरिए तोपों की शक्ति दिखा रही है और इसके साथ ही राजस्थान में ऑपरेशन सेंटिनल भी चलाया जा रहा है। 28 से 30 अक्टूबर तक जयपुर और महाजन फायरिंग रेंज में भी अभ्यास हुआ है।
इसमें जमीनी कार्रवाई और रात के सैन्य ऑपरेशन शामिल हैं। इस अभ्यास में आधुनिक तोपें, गोला बारूद और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर हर मोर्चे पर भारतीय सेना मुस्तैद है। यही पाकिस्तान का डर भी है। सुनिए जरा भारतीय सैन्य अधिकारी क्या कह रहे हैं। 20 से 25 शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी हिसाब से एयरफोर्स के भी लार्जर नंबर 40 से प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट एंड अदर सपोर्ट एयरक्राफ्ट आर पार्टिसिपेटिंग एंड आर्मी का भी इंक्लूडिंग द एम्फीबियस ऑपरेशंस, हमारे जो जलश्वा जो शिप है LPD है और जो LCUs है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटीज, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इट्स अ मल्टी स्केल इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस व्हिच इज बीइंग कंडक्टेड एट लार्जर स्केल। सिंदूर की तैयारी में हैं हम। सिंदूर जो चल रहा है उसके लिए हम रेडी हैं, डिप्लॉयड हैं, और जहां तक कि बाकी जो हमने अपने प्लान्स किए हैं हम उनके साथ भी चलते रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मैसेज दैट वी आर। और देखिए यही वजह है कि पाकिस्तान खौफ में है कि बॉर्डर पर फाइटर उड़ रहे हैं, तोप गोले दाग रही है। तो पाकिस्तान ने बाकायदा भारत का सैन्य अभ्यास चल रहा है। पाकिस्तान डर और खौफ में, पाक सेना इन युद्धाभ्यासों से डरी हुई है। भारत का त्रिशूल ऑपरेशन 10 दिन अभी चलना है। इसको लेकर पाकिस्तान बार बार नोटम जारी कर रहा है। आपको बताऊंगा क्या होता है ये। पाक ने 5 दिन के अंदर दूसरी बार नोटम जारी किया है। पहले पाकिस्तान ने 10 दिनों का नोटम जारी किया, लेकिन अब पाक ने डर के मारे नोटम की तारीख बढ़ा दी है। मुनीर और शाहबाज की नजरें आसमान पर ही है। जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू रह गए नोटम, दरअसल नोटम वायुसेना के लिए जारी होता है। इसके जरिए पाक ने अपने वायुसेना को अलर्ट पर रखा है और साथ ही दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों का एयर स्पेस, हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। मतलब भारत से सटे इलाकों का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। एयर स्पेस बंद करने से उस हवाई इलाके में कोई उड़ान नहीं होगी। दावा है कि भारतीय सेना के डर से पाक ने हवाई क्षेत्र अपना बंद किया, क्योंकि उसे डर है कि भारत कहीं हवाई हमला न कर दे। कराची बंदरगाह पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि ऑपरेशन त्रिशूल में भारतीय नौसेना भी शामिल है। इसके चलते अरब सागर में भी पाक नेवी ने गश्त बढ़ा दी है। फिलहाल पाकिस्तान की तीनों सेना 30 नवंबर तक रेड अलर्ट पर है। पाकिस्तानी मंत्री कह चुके हैं कि भारत हमारी हवाई क्षेत्र में ना आए, उसको भी लेकर वो चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए जरा भारतीय सेना अधिकारी क्या कह रहे हैं। कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा तो इसको एक लड़ाई का एक्ट माना जाएगा। बहुत सी एक्टिविटी चल रही है जिसके लिए हमने इसका छोटा डेमोस्ट्रेशन दिखाया कि किस तरह से ऑल आर्म्स का इकट्ठा होकर दुश्मन के ऊपर हमला करना है। उसका एक डेमोस्ट्रेशन आपको फायरिंग रेंज पे दिखाया। हमारा फोकस है मैक्सिमम ट्रेनिंग नाइट को हो, ताकि जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है हमारे सोल्जर्स में, उसका नाइट ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम 70% ट्रेनिंग नाइट को कर रहे हैं और 30% ट्रेनिंग डे टाइम पे कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती से जुड़ी। इस पर भी सियासत होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला देख रहे हैं, गुजरात पहुंचा एकता नगर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद देखिए जरा आसमान में फाइटर्स कलाबाजियां कर रहे थे। और इस दौरान बहुत सी झांकियां भी दिखाई गई। उनमें से एक थी एनएसजी कमांडो की झांकी। परेड में कमांडो दस्ते।
प्रधानमंत्री गुजरात में थे, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह रन फॉर यूनिटी की शुरुआत कर रहे थे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एकता दिवस पर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। सरदार पटेल साहब को तो सबने देखा है, लेकिन उनके परिवार को पहली बार देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर ट्वीट की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार से केवड़िया में मिला और बहुत खुशी हुई उनसे बात कर कर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सरदार पटेल साहब के परिवार के साथ पीएम मोदी की तस्वीर। और देखिए, इसके नाम पर सियासत भी शुरू हो गई। क्या कह रहे हैं सियासतदान? गृह मंत्री ने कहा सरदार साहब का सम्मान कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया, उनको भारत रत्न देते देते पूरे 41 साल लग गए, कांग्रेस ने इसकी याद में कोई स्मारक भी नहीं बनाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा हम सब मिलकर भारत की अखंडता को सशक्त बनाएं, हमें उन सभी प्रयासों का विरोध करना चाहिए जो समाज को बांटने का काम करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, इस पर फिर से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, कानून व्यवस्था में गड़बड़ियों के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को याद रखना चाहिए कि उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया, आज कोई सरदार पटेल इस विचारधारा पर फिर प्रतिबंध लगाए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वल्लभ भाई पटेल जो चीजें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, इसको होना चाहिए, क्योंकि आज देश में जो कुछ गड़बड़ियां हो रही है ये सब बीजेपी और आरएसएस की वजह से। ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे और इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता दी कि जो भारत में शामिल होना चाहता हो भारत में रहे, जो पाकिस्तान में जाना चाहता हो पाकिस्तान जा सकता है। जहां से वो बीजेपी निकली है उस संस्था को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। और आप सोचिए कितने जातिवादी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, कल हमने आपको दिखाया था मुंबई में कैसे एक शख्स ने बच्चों को बंधक बना लिया। रोहित का गुनाह लेकिन पूर्व मंत्री पर सवाल। कल मैंने आपको बताया था देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कैसे एक शख्स ने बंधक बना लिया, स्टूडियो में बंधक बनाया बच्चों को। न सिर्फ बंधक बनाया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसने अपना वीडियो जारी किया और उसने वीडियो जारी करके बताया वो ऐसा क्यों कर रहा है। बेशक अंदर पुलिस और कमांडो पहुंची और ये मारा गया, लेकिन ये कैसे पूरा ऑपरेशन चला और इसके पीछे की कहानी क्या है, इनसाइड स्टोरी, वो अब निकलकर सामने आई है। आइए आपको बताऊं इसके पीछे आखिर सच क्या है। पवई इलाके में के आरए स्टूडियो में बच्चों को इसने बुलाया। आरए स्टूडियो में एक्टिंग की क्लास के लिए बुलाया। रोहित आर्या वहीं काम करता था। 100 से ज्यादा बच्चे ऑडिशन के लिए पहुंचे।
एक वेब सीरीज के ऑडिशन के नाम पर इसने बुलाया। 100 में से 17 बच्चों को बंधक बनाया, अमीर बच्चों को अलग रखा, गरीब बच्चों को अलग रखा, एक दादी और उनकी पोती को भी बंधक बनाया। बच्चों को बार बार गन दिखाई इसने। पुलिस और कमांडोज की टीम ने उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया। जब उन्हें पता चला बच्चे बंधक हैं, कमांडोज स्टूडियो में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। क्विक रिस्पांस टीम में 8 कमांडो मौजूद थे। कमांडो बाथरूम के रास्ते स्टूडियो में घुसे। रोहित आर्या को पहले कमांडो ने समझाया। रोहित ने पूर्व शिक्षा मंत्री से कहा मेरी बात कराओ। बड़ी बात यह है कि रोहित कह रहा था पूर्व शिक्षा मंत्री से मेरी बात कराओ। कमांडर ने पूर्व शिक्षा मंत्री को फोन लगाया, लेकिन दीपक केसरकर से बात नहीं हो सकी। फिर रोहित ने कहा कि उसे बात करनी है, बात नहीं करनी, इसने बात करने से मना कर दिया। इसके बाद कमांडो की टीम ने कार्रवाई की, गोली चलाई। अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। घटनास्थल से पिस्टल और पेट्रोल भी बरामद हुआ है। इस तरह से रोहित मारा गया। लेकिन इसमें शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री का नाम क्यों लिया, यह आपको आगे बताऊंगा। पहले सुनिए वो बच्चा जो अंदर मौजूद था वो क्या कह रहा है। जब मेरा लास्ट दिन था, उन्होंने जब ये मुझे निकाला तो उन्होंने बोला कि वो एक सीन शूट कर रहे थे जहाँ पे सब पेरेंट्स, रोहन सर अभी दरवाजा बंद करेंगे। नहीं, पहले उन्होंने 3 ग्रुप बनाया, एक ग्रुप स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। तो एग्जिट ग्रुप को जाना था बाहर और अपने पेरेंट्स से घर में मिलना था, और रिटर्न ग्रुप को नीचे आना था अपने पेरेंट्स के सामने, ताकि ऐसा लग सके किडनैपिंग हो रही है पेरेंट्स के सामने, और वापस ऊपर जाना था, और स्टूडियो ग्रुप को स्टूडियो में जाना था। फिर बाद में उनने सीन शूट किया और रोहित आर्या सर ने बोला कि पेरेंट्स ऐसा बिहेव करो कि आपका बच्चा किडनैप हो गया, ऐसे दरवाजे पे ठोको। अब देखिए, बड़ी बात ये, बच्चे को आपने सुन लिया। अब वो मंत्री साहब कौन है? ये है रोहित, जिसे गोली मारी गई, जिसने बंधक बनाया था। रोहित दीपक केसरकर पर सवाल उठा रहे थे। दीपक केसरकर महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है, क्या आरोप रोहित ने लगाए हैं और दीपक क्या सफाई में कह रहे हैं, देखिए। रोहित ने कहा पवई इलाके के रॉ स्टूडियो में रोहित ने बच्चों को बुलाया। रॉ स्टूडियो में एक्टिंग क्लास होती थी। रोहित आर्या वहीं काम करता था और 100 से ज्यादा बच्चे ऑडिशन के लिए पहुंचे। एक वेब सीरीज के ऑडिशन के नाम पर उसने बुलाया था। 100 में से 17 बच्चों को बंधक बनाया। अमीर बच्चों को अलग रखा रोहित ने और गरीब बच्चों को अलग रखा गया। यह है, एक दादी और उनकी पोती भी बंधक बनाई गई थी। रोहित ने दीपक केसरकर पर आरोप लगाया। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। प्रकार से 17 बच्चों को उन्होंने अगवा करके या उनको अलग कारण से बुला के और फिर उनको कैप्टिव रखकर जिस प्रकार से धमकी देने का काम किया और उनकी जान को खतरे में डालने का काम किया, मुंबई की पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य करके और एक बहुत सटीक ऑपरेशन किया, और जो आरोपी है उसकी उस ऑपरेशन में मृत्यु हुई है। और 17 बच्चों को बिल्कुल कोई खरोच भी न आते हुए उनको बाहर निकाला है। अभी इसकी जो बाकी तफसील है उसको बाद में आपको बताया जाएगा। बच्चे रोहित आर्या के कब्जे में थे। अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो वो सही नहीं होता। मैंने पुलिस से कहा था कि अगर रोहित आर्या के जो बिल भुगतान लंबित हैं, उसके लिए उनकी मुलाकात संबंधित अधिकारियों से करवा दी जाए। अगर मुझे उससे बात करने दिया जाता और समाधान नहीं निकलता और वो बच्चों को कुछ कर देता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। बड़ी होना चाहिए, क्यों किडनैप किया, क्या पूरा इशू क्या है, और अगर डायरेक्ट उसको इनकाउंटर कर दिया तो पूरी स्टोरी मालूम नहीं पड़ेगी। हमारे जैसा आदमी ये सोचेगा कि ये किडनैप करके रखा है इतने दिनों से, क्यों किडनैप किया, क्या इशू है पूरा, उसके बाद उसको फांसी के फंदे पर चलाना चाहिए। सरे आम दिन दहाड़े अगर एक इस तरह का बददिमाग इंसान ये हरकत कर सकता है तो कहां सुरक्षा कहां है, आम आदमी के लिए सुरक्षा कहां है। रोहित का आरोप था कि दीपक केसरकर के विभाग में उसका लगभग 2 करोड़ रुपए बकाया था जो उसे आज तक नहीं मिला, जिसके वजह से उसने बच्चों को बंधक बनाया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, मंत्री बन गए अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन ने शपथ ली है मंत्री पद की, तेलंगाना के मंत्री पद की। तस्वीर आप देख रहे हैं क्रिकेटर अजहरुद्दीन को। I, Mohammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,
that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the state of. देखिए नए अवतार में अजहरुद्दीन अब नजर आएंगे। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने मंत्री पद की शपथ ली है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार में पहले मुस्लिम मंत्री हैं। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार में अभी एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं था, जिससे मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व नहीं देने के आरोप लग रहे थे। उनके शामिल होने के बाद रेवंत रेड्डी कैबिनेट में अब 16 मंत्री हो गए। दरअसल हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर अभी चुनाव होने वाले हैं। 30% मुस्लिम वोटरों वाली इस सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। अजहरुद्दीन के मंत्री बनने से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। अजहरुद्दीन 2023 में इस सीट से चुनाव हार चुके हैं, अभी एमएलसी। इस बीच बीजेपी ने अजहर के मंत्री बनाए जाने का विरोध किया है। बीजेपी ने आचार संहिता उल्लंघन बताकर ईसी से शिकायत की। अजहरुद्दीन 2009 में मुरादाबाद से कांग्रेस के टिकट पर एमपी बने थे। 2014 में उन्होंने राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए चुनाव। 2018 में उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 99 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। 100वें टेस्ट से पहले अजहरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे। 2000 में बीसीसीआई ने अजहर को लाइफ टाइम के लिए बैन किया था। हालांकि 2012 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बैन को हटा दिया था। आइए आपको सुनवाता हूं शपथ लेने के बाद, सुनिए अजहरुद्दीन क्या कह रहे हैं। मुझे ये इजाज़त मिला है और मैं इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरा अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन और नीचे की तबके में काम करूंगा और बिल्कुल ईमानदारी से काम करूंगा। जब से स्टेट खेलना स्टार्ट किया, जब से क्रिटिसिज्म में फेस कर रहा हूँ, तो मुझे इतना इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है सामने काम करना है, उन लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना है, वो क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो उनको ही ज्यादा और पब्लिसिटी मिलेगी। तो मैं जहाँ पे जो भी लोग बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले अपने गिरेबान चाक के देखें, उसके बाद में बात करें। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं राजस्थान में लगा है पुष्कर मेला। अजब पुष्कर गजब डांस। देखिए जरा मेले की अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं पुष्कर मेले में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अपने पूरे शबाब पर है। देसी और विदेशी सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है और एक से एक पशु इस मेले में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मेले में हुए ऊंटों का डांस देखिए। इस बार झुंझुनू और सीकर के ऊंटों ने खूब धमाल मचाया। नेकीराम के ऊंट नागराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। सीकर से आए बादल ने दूसरा स्थान पाया है और प्रतियोगिता में ऊंटों की चाल, ताल और संतुलन ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। अजमेर के पुष्कर मेले में सीकर से आए शिशुपाल फौजी का ऊंट नागराज आकर्षण का केंद्र बना हुआ। सांचौरी नस्ल के इस ऊंट पर शाही साज सज्जा की गई है और इसके मालिक शिशुपाल फौजी बताते हैं कि इसे सजाने में पूरे 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। इसकी उम्र 9 साल है और इसे वीआईपी शादियों और सांस्कृतिक आयोजनों में सजा कर ले जाया जाता है। यह आइडिया हम जो डांस प्रतियोगिता में उतारते हैं और हम शुरू से ही इसके ऊपर यही फर डिजाइन रखते हैं। इस डिजाइन को बनाने में कम से कम 25 दिन लगते हैं। इसमें आप देख रहे हो। अब आपको शेटलैंड पोनी प्रजाति के उन 4 घोड़ों से मिलवाते हैं जिन्हें देखने की होड़ मची है। इनकी हाइट 24 से 31 इंच है। ये पालतू घोड़े की सबसे छोटी ब्रीड है और इन्हें पंजाब से लाया जाता है। अब इस भैंसे अनमोल को देखिए। अनमोल अपनी कीमत और शाही ठाठ के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके मालिक ने दावा यह किया है कि इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ रुपए। भैंसे की कदकाठी और उसकी चमकदार काली त्वचा देखकर लोग हैरान हैं। पुष्कर पशु मेले में देसी और विदेशी खिलाड़ियों के बीच पारंपरिक खेलों की अनोखी भिड़ंत हुई है। लंगड़ी टांग और गिल्ली डंडा जैसे खेलों ने मैदान में जोश भर दिया है। इन खेलों के आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति को दुनिया में पहचान दिलाना है। बहरहाल आज फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।